अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है मुकालमा और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, एक अरसे से ये कहा जा रहा था कि फरवरी, मार्च और अप्रैल बहुत अहम हैं और सियासी लिहाज से मुल्क के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। फिर हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर एहतसाब का एक दौरा हुआ, एहतसाब का एक ऐसा अमल शुरू हुआ जिस हवाले से पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती रही कि एहतसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। और जब एहतसाब का अमल पंजाब की तरफ बढ़ा और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से एक सख्त रद्द अमल सामने आया, तो अपोजिशन जमातों ने कहा कि अब नवाज लीग की दुम पर पाँव आया है। तो उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज ने वावेला शुरू कर दिया है। ख़ासकर जब प्राइम मिनिस्टर ने यह बात की कि नैब की वजह से कुछ लोग खौफ व हरास का शिकार हैं और शुरफा की पगड़ियाँ अछालने की बजाय नैब दुरुस्त तरीके से काम करे, तो उसके बाद हर शख्स इस पर बात करता हुआ नज़र आया। और आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि क्या नैब वाकई दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है, क्या नैब किसी से डायरेक्शन ले रहा है, क्या नैब को जिस तरह काम करना चाहिए उसी अंदाज में वो एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड कर रहा है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एमकेएम के अंदर एक ज़मीर जागने का अमल दोबारा से शुरू हुआ है और अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल के बाद डॉक्टर सगीर भी उस काफ़िले में शामिल हुए और जिन्होंने कहा कि मैंने खौफ का बुत तोड़ दिया है और मेरा ज़मीर भी जाग गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में और किस किस का ज़मीर जागता है और क्या एमकेएम के अंदर कोई वाकई तकसीम होने जा रही है, क्या कोई डिवीजन हो सकेगी, या माजी की तरह जिस तरह आफाक अहमद बख्तरबंद गाड़ियों की एक काफ़िले की शक्ल में आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एमकेएम के अंदर एक नया दड़ा बना, क्या दोबारा से कोई नया दड़ा बनने जा रहा है? क्या पूरे मुल्क के अंदर मुस्तफ़ा कमाल एक नई जमात को ऑर्गेनाइज़ करेंगे या सिंध तक महदूद रहेंगे? इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं जनाब सलमान गनी, आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी, कालम नगार और ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर रोज़नामा दुनिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शौकत बसरा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आप भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। शेख शहजाद यूनुस तशरीफ़ रखते हैं, आपका ताल्लुक़ पीटीआई से है। सलमान गनी साहब, पूरे मुल्क के अंदर बड़े अरसे से कहा जा रहा था कि फरवरी, मार्च, अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेख रशीद साहब भी पेशीनगोइयाँ कर रहे थे, बसरा साहब भी कह रहे थे और भी बहुत सारे लोग कह रहे थे। और उसके बाद एहतसाब का एक अमल शुरू हुआ, क्या ये तयशुदा प्लानिंग का हिस्सा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार राहत साहब, आपने अपने मौसर इब्तदाइये में एक फ़िक्रा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट कहा कि एहतसाब का मौसम, खुदा करे कि पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान के में जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से, सियासत के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से अगर एहतसाब का मौसम आए तो बहुत अच्छी बात है, चूँकि फिर पाकिस्तान के लोगों को इस जमहूरियत के समरात भी मिलेंगे और अहले सियासत की जड़ें भी पाकिस्तान के अंदर मजबूत होंगी। लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये एहतसाब का मौसम नाम की हद तक है, मुझे एहतसाब होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि आपने जिस अदारे का नाम लिया है उस अदारे की अपनी एक हिस्ट्री है। आपको याद होगा, मैं उसमें 2 जर्नैल जो उसके सरबराह रहे हैं, आपको उनकी किताबें भी आ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जनरल मुशर्रफ ने हमें एहतसाब से रोक दिया था, इसलिए कि उस वक़्त भी मेरे भाई मुस्तफ़ा कमाल की तर्ज पे एक पार्टी बनने जा रही थी। और फिर उन्होंने खुद अपनी किताब में उन किया जनरल मुशर्रफ साहब ने कि मैंने अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए एक पार्टी बनाई। आप पैट्रियट की बात कर रहे हैं? आप जी, आप देखें कि आज हालत यह है कि उसका कोई वजूद भी नहीं और उसका कोई स्पोक्समैन नहीं होती। जो पार्टीज इस तरह बनती हैं, लेकिन बात यह कि ये जुल्फ़िकार साहब बड़े टची से पॉइंट हैं कि बड़ा सियासी अलमिया यह है कि जिन पार्टीज़ के अवामी सतह पर रूट्स थे वो भी देखें कि किस अंजाम से 2-4 हुई। इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो है नाकाम हो रही हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के हवाले से। और जहाँ तक नैब के इदारे को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इससे पहले आपको याद होगा कि बसरा साहब की पार्टी के दौर के अंदर वो फसी बुखारी साहब चेयरमैन कंसेंसस जब बने, फिर मौजूदा चेयरमैन जो है, कि बात ये कि ये इनके अपने मोटिव्स हैं।
मैं समझता हूं कि आप कह रहे हैं कि किसी दौर में भी एहतसाब जो है वो गैर नहीं नहीं हुआ। आपकी 68 साल हिस्ट्री ये बता रही है कि शोर बहुत पड़ता है, जिस चीज का शोर पड़ जाए, जैसे मैं आज कह दूं कि जुल्फकार राहत साहब पंजाब के गवर्नर बन रहे हैं, जिससे उसका नाम पहले आ जाए वो कभी नहीं बनता, और जिस बात का शोर पहले पड़ जाए बात नहीं है। पंजाब के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं, मैं इस बात का 100% हामी हूं कि जो कराची के अंदर सिलसिला शुरू हुआ है, क्या डॉक्टर आसम को पकड़ने से कोई डॉक्टर आसम एक फर्द का नाम नहीं था, ये एक ज़हनियत का नाम था। ये डॉक्टर आसम लाहौर के अंदर भी मौजूद है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, पख्तूनख्वा के अंदर भी मौजूद है, अरबों खरबों। देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, आपको याद होगा कि जब तक आप 10 अरब के नादिंदा के साथ 10,000 वाले नादिंदा का सलूक नहीं करेंगे, जो थाने में होता है उसे उल्टा लटकाया जाता है, वो बेचारा अपने बर्तन बेच के शाम को 10,000 रुपया अदा करता है और अपनी जान छुड़वाता है। इस मुल्क के अंदर 10 अरब का नादिंदा, आखिरी बात मैं कहने लगा हूं, इस मुल्क के अंदर जो 10 अरब का नादिंदा होता है उसे पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनासिब प्लेट में रख के पेश किया जाता है, लिहाजा कोई एहतसाबी अमल नहीं हो रहा। बसा साहब, सलमान गनी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि अहले सियासत कमज़ोर हो रहे हैं, सियासत कमज़ोर हो रही है, तो स्ट्रांग कौन हो रहे हैं? जुल्फ़िकार साहब, बात यह है कि करप्शन जिसके ऊपर आपने अभी टॉपिक स्टार्ट लिया है, पाकिस्तान के 2-4 जो बड़े मसले हैं उनमें से मैं समझता हूँ करप्शन भी एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक, और दीमक की तरह पाकिस्तान को खाया जा रहा है और इसकी किसी को फिक्र नहीं है। ख़ास तौर पे जो सलमान गनी साहब ने कहा कि जितना बड़ा कोई आदमी है उसके उतने बड़े मामलात हैं, ना उनको अदालतें पूछती हैं ना उनको अदारे पूछते हैं, क्योंकि उसकी सेटअप इतना बड़ा होता है कि हर चीज़ को मैनेज कर लेता है। और करप्शन मैं समझता हूँ कि हर इदारे में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये जो सिलेक्टिव एहतसाब है और सिलेक्टिव जस्टिस है, इसने पाकिस्तान के मसाइल का बेड़ा गर्क किया है। शौकत बसरा, सबसे पहले तो मैं बतौर अपने आप को पेश करूँ, सियासी कारकुन हूँ, मेरे से एहतसाब शुरू किया जाए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो बसरा साहब आज तो आप कह रहे हैं कि मेरे से एहतसाब शुरू किया जाए, 5 साल आपकी गवर्नमेंट रही, अगर एहतसाब के मामले को आप भी स्ट्रीमलाइन कर देते तो ये कितनी बड़ी कौमी खिदमत। देखिए मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार साहब, मैं फिर आप स्पेसिफिक, चूंकि बात आ गई पीपल्स पार्टी के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर वाहिद पार्टी है जिसका एहतसाब भी हुआ और एहतसाब के नाम पे इंतकाम लिया जाता रहा, और हर दौर के अंदर हुआ। आप ज़िया-उल हक से अनवर ले लीजिए, इवन के यहाँ तक हुआ कि जुडिशल मर्डर तक इस पार्टी के हुए, और हमारा ये। लेकिन बसा साहब, आप जिसके खिलाफ करेंगे, जिसके खिलाफ बात करेंगे, आज एमकेएम भी यही कह रही है, कल नवाज लीग भी यही भाई, मैं आपको पहले मान कर रहा हूँ, सब हमारे अंदर भी बुरी मछलियां, गंदी मछलियां हर जगह पे मौजूद हैं, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब एहतसाब का अमल जब कराची में शुरू हुआ, एहतसाब भी, नैब भी अच्छा था, जनरल राहिल शरीफ भी अच्छे थे, जब उनकी एंट्री होती है पंजाब के अंदर, आप देख लीजिए सबसे पहली चीख निकली मियाँ नवाज शरीफ साहब की बावलपुर के अंदर, जो खुद चेयरमैन नैब लगाते हैं, और दूसरी चीज बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी कि, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इसके ऊपर अदालतों को भी सो मोटो लेना चाहिए, लेकिन सो मोटो सिर्फ कानून पीपल्स पार्टी के लिए है। लेकिन बसा साहब, मेरी बात मुकम्मल, मामला चीखों का नहीं है, मामला यह है कि किस तरह क्रॉस दी बोर्ड सबका एहतसाब सर नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं सलमान गनी साहब के, नहीं हो सकता क्रॉस दी बोर्ड। पाकिस्तान की अदालतें, मियाँ साहबान के पास पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है, कौन सा जिन है, ना इनको अदालतें पूछती हैं, ना इनको फौज पूछती है, ना इनको ब्यूरोक्रेसी पूछती है, और ये रातों रात जब पकड़े भी जाते हैं तो आप देख रहे हैं चीखत उस वक्त भी मारी, लेकिन रातों रात हम सब सोए हुए थे, ये जदा भाग गए। अब भी मैं समझता हूं कि इनका ये चेयरमैन नैब जो है, मैं आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूं, ये इनके साथ मिला हुआ है, ये कुछ नहीं करेगा। अगर इन्हें कुछ करना होता, आज 6 महीने गुजर गए हैं यार, इतने बड़े सबूत, राना मशहूद की वीडियो कैसेट्स मौजूद हैं, और वो सरेआम उनको डरा रहा है, धमका रहा है चेयरमैन नैब को, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। असगर खान का केस पड़ा हुआ है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, बाकी छोड़ दे। मैं सिर्फ 8 केसेस के नाम ले देता हूं, LNG, नंदी पार, अफसाना हाउसिंग स्कीम, पीली टैक्सी, लाल बस, खट्टी ट्रेन, सस्ते तंदूर, रिंग रोड, आप सिर्फ इनका ऑडिट करवा लें, अगर अरबों के डाके ना हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। कराची में एहतसाब की जो लिस्ट है वो इससे, मेरे भाई मैंने कब रोका है? अच्छा, हुकूमत किसकी है? लेकिन वहां पे भी आई वाश हो रहा है, वहां पे भी देखें डॉक्टर आसम ऐसे नहीं करें, वहां पर छापे मारे गए, फाइलें उठाई गई, महकमों के अंदर जो काम भी नहीं था, रेंजर्स का काम नहीं था, इसके बावजूद फरियाल तारपुर के केसेस हैं, वहां जरदारी साहब किसने रोका हुआ है? वहां किसने रोका हुआ है? यही सारे लोग बैठे हुए, राहत भाई, यही मियां शहबाज शरीफ थे, कहते थे मैं पेट फाड़ दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा। अच्छा, हमें तो घसीट लिया, जब बारी अपने घिसने की आई
भाई अब वो, और ये भी मैं बताता हूं अदालतों को मैं क्यों कह रहा हूं, जब एक पंजाब का वजीर आला ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसे राज हैं अगर मैं कह दूं तो नैब वालों के पसीने छूट जाएं, अब उनको ये बात सामने लानी चाहिए। क्या वाकई एहतसाब कभी नहीं होगा? और पीटीआई जिसका नारा ये रहा है कि एहतसाब होना चाहिए, और आज भी इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं, क्या वाकई एहतसाब नहीं होगा? इमरान खान है वो, इस कौम की एक उम्मीद है कि वो अगर बरसर इक़्तिदार आएंगे तो ये बीमारियां जो लगी हुई हैं पिछले 65 साल से, इनसे कोई छुटकारा नहीं होगा तो कोई इलाज ही हो जाएगा। अभी भी उम्मीद बात है, देखें बात यह है कि नैब का किरदार है, तो नैब का किरदार तो वाकई सबने ये देखा है वे कि वर्ल्ड बैंक से लोन आया था, उसमें डीसीओ साहब और जो कुछ हमारे अकाबरीन थे सियासी रहनुमा, उन्होंने मिल के क्या किया, जो सड़कें एनएलसी ने बनाई थी मुशर्रफ दौर में, उन्हीं को ऊपर से थोड़ा थोड़ा उधेड़ा और उसके ऊपर वो उन्होंने कारपेटिंग कर दी। के मामले में तो पीटीआई भी सिलेक्टिव है। अब देखें आपने केपी के अंदर क्या मुझे थोड़ा सा बता लेने दें शहर के मसाइल, लोग ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए कि एहतसाब के मामले में प्रैक्टिकली आपकी अप्रोच क्या है। देखें प्रैक्टिकली बहुत जनरल अहमद साहब को फारिग करें, जनरल अहमद साहब को हमने फारिग नहीं किया। जनरल अहमद साहब को एक क्लैरिफाई मैं आपको करना चाहता हूँ, वहाँ पे 4 उन्होंने, क्योंकि देखें आपने हमारा वजीर पकड़ा हुआ है, आज तक उसके खिलाफ चार्जशीट तो जनरल अहमद साहब दे नहीं सके। अगर आप कहते हैं कि वो मुझे अकेले ही पावर दे दो, हमने 4 कमिश्नर बनाए थे कि 4 बंदे या फैसला करें, एक बंदा ना करे। दूसरी बात है जो अगर अमेंडमेंट जो उन्होंने कहा जी कि असम्बली ने अमेंडमेंट पास की, वो पूरी असम्बली ने की थी, चेयरमैन ने उस पर ऑर्डर पास कर दिए हैं कि उसका रिव्यू किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा अगर कोई मसला मसाइल हैं। तो बिल्कुल भी हमारी वो कोई भी ऐसी वो नहीं है कि हमारा एक क्लियर स्टांस है कि किसी ने जनरल अहमद को आप वापस ले रहे हैं माजत करके। देखिए जनरल अहमद साहब ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, अगर उनको कोई जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो। अच्छा शहजाद साहब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और नाज़रीन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। सलमान गनी साहब, मैंने इब्तिदा में भी ये पॉइंट उठाया था कि जब एडवांस में ये कहा जा रहा था, एक अरसे से कहा जा रहा था कि मार्च अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बेसिकली क्या कोई स्क्रिप्टेड मामला चल रहा है, क्या कोई प्लान्ड मामला चल रहा है? बात ये कि ये हमारी कौमी बदकिस्मती नहीं कि आप ये सियासी कारकुन बैठे, कोई सियासी कारकुन अपने लीडर के बारे में दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि ये शख्स दयानतदार है। आप अपनी इस्लामी हिस्ट्री देखें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके बदतरीन दुश्मन कहते थे सच बोलता है, दयानतदार है। आपकी सियासी हिस्ट्री ये बताती है कि कायद आजम बात कर रहे थे, इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, एक जाहल आदमी झूम रहा था, किसी शख्स ने कहा कि तुम्हें इसकी बात समझ आ रही है? उसने कहा जी मुझे बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन ये शख्स जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। और मैं समझता हूं कि हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है, और जो लीडरशिप पे अवाम का एतमाद नहीं है। बात है कि लीडरशिप कौमों को आगे लेके जाती है। आज पाकिस्तान के अंदर ये कैसी डेमोक्रेसी है? अच्छा सलमान साहब भी सियासी हैं और जमहूरियत के सम्राट भी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने धरने का ऐलान कर दिया और उन्होंने करप्शन फ्री पाकिस्तान की एक कैंपेन पूरे पाकिस्तान में शुरू कर दी है। एमक्यूएम के अंदर एक तोड़फोड़ का अमल जारी है और ज़मीर जाग रहे हैं किस्तों में। 3 लोगों के जाग गए हैं, अब बाकी लोगों के भी सुना जागने का इम्कान है। तो ये पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर सियासी कोई तब्दीली नजर आ। देखिए ये आपने जो बात कराची के हवाले से की है कि जुल्फ़िकार राहत साहब कराची के अंदर 15-20 साल के अंदर क्या 15-20 हज़ार लोग टारगेट किलिंग की नज़र नहीं हुए? बिल्कुल हुए। किन 2 पार्टीज़ की हुकूमतें थी कि अगर आपके सियासी इदारे या आपकी पुलिस वहाँ पर डिलीवर कर रही होती तो ये सूरत हाल होनी थी। बात यह कि आप रेंजर्स को लेके आए हैं, रेंजर्स ने वहाँ पर अमन बहाल कर दिया। देखिए बात हमें खोलनी चाहिए। रेंजर आज तो नहीं है, रेंजर तो एक अरसे से वहाँ पे हालत जंग में ऑपरेशन जब आपने रेंजर्स को बाख्तियार किया और ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी, उसके बाद तो अमनो अमान बहाल हुआ। लेकिन आप कहते हैं कि एमकेएम रा की एजेंट है, रा से पैसे लेती है, उसकी लीडरशिप ये बात मुस्तफा कमाल साहब या डॉक्टर सगीर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो हमें ना बताएं। लेकिन 15 सालों से सर जी आपके तो किसी एजेंसी को नजर नहीं आया, मुशर्रफ साहब को नजर नहीं आया। मेरा ख्याल वो बात हमें करनी चाहिए जो लोगों को पता चलनी चाहिए कि एक एस्टेब्लिशमेंट के दौर में उनकी पैदाइश होती है, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट के दौर में उन्हें जवान और तवाना किया जाता है, और आज नई सदी है। ये पिछली सदी की बातें थी। नई सदी में जब आपका आर्मी चीफ कराची के अंदर खड़ा होकर कहता है कि ये मुआशी हब है, हमने कराची में अमन बहाल कराना है, और साथ अहम बात उसने कही कि सियासी जमातों के अंदर से क्रिमिनल्स का खात्मा करना पड़ेगा। आपके आज के ISI चीफ जो हैं
वो माजी के डीजी रेंजर थे, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कहा कि जी जहाज असले से भरा हुआ आया, कंटेनर्स लगे, कंटेनर्स शहर में तकसीम हुए और ये असला कराची में कत्लो गारत का बायस बना है। आज आपकी इस्टेब्लिशमेंट की आंखें खुल गई। मैं समझता हूं कि बात चल निकली तो फिर ये बागबान तक जाएगी। मुस्तफा कमाल साहब का सियासी केस जरूर है, लेकिन सियासी कुव्वत वहां पर एमक्यूएम के पास है। देखिए मैं लाख नाकद हूं उनका, लेकिन वहां पर कराची के लोगों ने अभी कल उन्हें वोट दिए। तमाम कोशिश के बावजूद 246 पर आप रिजल्ट तब्दील नहीं कर सके। सब कुछ किया है, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ कराची में होने जा रहा है ये 2018 के लिए। सर, कराची फाइनेंशियल हब है, कराची को साफ होना चाहिए, असले से पाक होना चाहिए, कराची की रोशनियां वापस आनी चाहिए। ये अचानक इंकशाफ हुआ है या इसके पहले भी ये जरूरत? सर, दो बातें। एक तो करप्शन वाले मामले को बाइंड अप करके मैं इस पर भी आऊंगा। ठीक। सलमान गनी साहब ने कहा कि हर पार्टी के अंदर करप्ट लोग मौजूद हैं। मैं इस बात को एंडोर्स करता हूं कि मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद कम ज्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे अंदर भी आ गए। बदकिस्मती से टारगेट सिर्फ सियासतदान होता है। क्या मैं कहता हूं आज भी अगर ये चेयरमैन नैब की बात करते हैं ना कि चेयरमैन नैब कर रहे हैं, पीछे से डोरियां फौजी हिला रही है उसकी। अगर फौज ने भी एहतसाब शुरू करना है तो सबसे पहले जुल्फकार राज साहब उन्हें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। मुझे बताइए कि जनरल कियानी, जिनके इतने इतने बड़े और भाई लूट के बाद दुबई चला गया, उसको अभी तक पकड़ा गया है। परवेज मुशर्रफ, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, जिसकी सजाए मौत है, और कराची में जो खून की होली खेली गई जाती रही है, उसमें भी ज़ियाउल हक का स्टार्ट उसने किया और उसको तनावर दरख्त बनाया। कराची के लोगों का खून पिलाकर एमक्यूएम को तनावर दरख्त बनाया परवेज मुशर्रफ ने। आज भी परवेज मुशर्रफ साहब बात मुकम्मल कर लें। देखिए, सवाल तो यह है कि 30-35 एजेंसीज हैं इस मुल्क के अंदर। आप दुनिया की बेस्ट एजेंसी क्लेम करते हैं, दुनिया की बेस्ट आर्मी क्लेम करते हैं। सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। मैं करता हूं ना, देखें इंडिया से फंडिंग भी हो रही थी, आप खामोश क्यों थे? सबसे बड़ी देखो ना, मैं यहां पे यही बात करना चाह रहा था, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी फौज पर है। मैं खुलकर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी फौज पर है। 2 दफा एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया, एक दफा किया पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में, नसीरुल्लाह बाबर साहब ने, और फिर मुस्लिम लीग नून ने किया। क्या हुआ? चुन चुन कर लोगों को मारा गया। यही परवेज मुशर्रफ आता है, उनको अपने साथ में ला लेता है। मुझे एक बात बताइए जुल्फकार राज साहब, और यहां पर आज मैं बात कहना चाहता हूं, जनरल राहील शरीफ साहब को मैं यहां खराज तहसीन क्यों पेश करना चाहता हूं। वो कफारा अदा कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ का और जनरल ज़ियाउल हक का। वो पहले जनरल हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि इस एमक्यूएम को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की किसके पास सबूत, एजेंसियों के पास सबूत मौजूद हैं, और चौधरी निसार का ये कहना कि ये लफाजी है, मुझे ये बता दे, वो जनरल चौधरी निसार जो खुद कहता था इनके राज के साथ तल्लुकात हैं, वो मियां नवाज शरीफ, जिनकी मैंने खुद तकारीर सुनी कराची के अंदर कैंपेन के दौरान कि ये लोग पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं, कराची में भत्ता माफिया करते हैं, आज किस मुंह से कहते हैं कि ये लफाजी और अब जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। गुजारिश मेरे भाई ये है, करप्शन पे अगर आपने करना है वो अक्रॉस द बोर्ड कीजिए। और करप्शन में सबसे पहले, मैं अब सियासतदानों से अगर बात शुरू होती है, पंजाब में जब अब आए हैं तो दुम पे पांव आया है तो चीखें निकल रही हैं। वहां पर मैं सिर्फ 6 बंदों के नाम दे देता हूं, मैंने 6 प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए। फवाद हसन फवाद को पकड़ लेंगे, मैं कहता हूं 6 बंदों को पकड़ लें, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ खुद पकड़े जाएंगे। और हमजा शहबाज शरीफ सामने 6 तो आपने इधर से दे दिए, कुछ 70-80 सिंध से भी दे दें। सर हमारे तो पकड़े डे 1 से। डॉक्टर आसिम, जिनकी बहुत शोर था, 90 दिन उनको रखा गया, निकला क्या? बता दें मुझे अदालतों में क्या पड़ा है। चले, मैं इसको स्पेसिफिक नहीं करता। अगर आपने इस सिस्टम के तहत वैसे आप डिफेंड करते हैं डॉक्टर आसिम को? सर, मैं डॉक्टर आसिम को उस वक्त तक डिफेंड करता रहूंगा जब तक अदालतें उनको गिल्टी डिक्लेयर नहीं नहीं, कैसे? जब तक वो मुलजम नहीं बनते। देखिए, बात मुकम्मल जेटी के अंदर सारा कुछ आ चुका है, नैब इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है, करप्शन साबित हो चुकी, फैसिलिटेशन साबित हो चुकी। सर ऐसे नहीं, किस चीज का, किस सबूत का? आसिम साहब को जो हमें कंसर्न थे, जब उन्हें दहशतगर्द कहा गया, हमने कहा यार पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द ना कहें, हाँ करप्शन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब डॉक्टर आसिम साहब का केस अदालतों में है ना, अदालतों में हम लड़ेंगे इसको। अगर डॉक्टर आसिम साहब ये साबित हो जाता है, अदालतें कहती हैं कि उन्होंने करप्शन किया, तो शौकत बसरा सबसे पहले होगा, सबसे पहले। अच्छा, दूसरी बात आपने एमक्यूएम की, उसमें भी आ जाए जरा। देखें, अभी ये जो कुछ हो रहा है, परवेज मुशर्रफ जिसकी मैंने बात की, वो सब इस ड्रामे में इन्वॉल्व है। सब एजेंसियां मुस्तफा कमाल को लेकर आई हैं, और अच्छी बात है कि अपने गुनाहों का कफारा अगर अदा कर रही है फौज, और वो अल्ताफ हुसैन जिसके राह के साथ स्टेब्लिश हैं तल्लुकात, अगर आज ये कफारा अदा करने का वक्त आया है तो फिर इसको खुलकर कीजिए। शहजाद साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आपके ख्याल में, जैसे कहते हैं कि आसिम हुसैन के खिलाफ तो कोई सबूत अभी
आया ही नहीं एक बात मैंने सामने। कहनी क्या है, वाकई कुछ सुधार भाई, एक बात उसने कहा जी कि 8 वुज़रा, जिनमें कौन कौन है, अली अमीन गंडापुर, उसमें तो चीफ मिनिस्टर की भी बात मुश्ताक गनी, ज़ियाउल फरीद ने क्या कहा, उसने कहा जी मेरे से तो करप्शन करवाता था परवेज खटक, जब उनको पकड़ा जाने लगा रातों रात वो आ जाता है, सब कुछ चेंज हो गया, ऑर्डिनेंस आ गया ना। अब मुझे बताइए कि दूसरों के ऊपर आप उंगलियां उठाते हैं, हर कोई अपनी तरफ नहीं देखता। मैं साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि आपने तो शेरपुर के वुज़रा को कहा ये करप्ट है, ये कह रहे हैं और उसके बाद उनको वापस ले लिया। रातों रात ये पूरा असेंबली में डिस्कस हुआ, 3 महीने नहीं ब्रदर, नहीं ब्रदर, नहीं ऑर्डिनेंस डिस्कस करता, नहीं ब्रदर, नहीं ऑर्डिनेंस करेक्ट कर, आपको मैं करेक्ट कर दूं, मेरे भाई हैं आप, मेरे भाई, ऑर्डिनेंस जो होता है वो असेंबली में नहीं आता। हमारा एक क्लियर स्टांस है, हम बिल्कुल उनकी तरह डॉक्टर आसम की तरह उनको डिफेंड नहीं किसी को भी करना चाहते। अगर किसी ने करप्शन किया उसको पकड़ा जाएगा, और ये आपसे इमरान खान का वादा कैसे पकड़ा जाएगा? देखिए नैब के जितने भी उन्होंने अगर कानून चेंज किया उसको चेंज कर, देखिए शेरपुर के मिनिस्टर्स को आपने कहा कि ये करप्ट है, आपने निकाल दिया, फिर आपने वापस ले लिया, दो साफ करके वापस ले लिया। मिनिस्टर करप्ट था वो वापस नहीं आया, खुदा का खौफ करें, वो वापस ज्वाइन कर गए हैं। बिदार वक्त के ऊपर थे सारे केसेस, वो जो उसको वापस नहीं उन्होंने लिया, उसकी पार्टी ने एक वक्त था कि जनरल हामिद की पूरी तरह से एम्बेसडर बने हुए थे इमरान खान साहब पूरी दुनिया में, जहां बैठते थे उनकी तारीफें करते थे, हमारा अपना सिस्टम है। तो आज ये पोजीशन है कि उनको वारिग कर दिया। हम एक उस इदारे के पीछे पड़ गए हैं जो कि कुछ कर रहा है, पंजाब की क्या कर रहा है, उनका तो डीजी घर चला गया, डीजी घर चला गया तो डीजी वापस भी आ जाएगा। आप सब्र करें, वो एक पॉइंट स्कोरिंग ना करें कि जी वो ये हो गया। पॉइंट स्कोरिंग नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि हमने के हवाले से आप बात कर रहे हैं, में कोई प्रॉब्लम्स, अगर कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके ऊपर रिव्यू कमेटी बना दी है, वो अगर उसमें मसला मसाइल होगा वो कौम के सामने है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप जरा थोड़ा सा हौसला करें। ये हमारा जो स्टांस है एहतसाब के ऊपर वो बिल्कुल क्लियर है। करप्शन पर पार्टी देखें, तरीके इंसाफ ने जो अवाम के साथ वादा किया है करप्शन फ्री पाकिस्तान, ये उससे यू टर्न नहीं हो सकता किसी सूरत भी। आपकी वैसे पीटीआई के अंदर जो करप्शन के केसेस उनका क्या बना? देखिए जो पीटीआई के अंदर अगर कोई करप्शन केसेस, अव्वल तो मेरी तो नॉलेज में नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अब बड़ी तस्नीम नूरानी साहब की बहुत लंबी रिपोर्ट है, वैसे पढ़ी हुई है। तस्नीम नूरानी साहब की जो रिपोर्ट है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी के खिलाफ टिकटें बेचने से लेके उन्होंने कहा इंट्रा पार्टी की करप्शन तक। देखें वो मैंने भी पढ़ी हुई है, अब मैं दोबारा आपको उसमें उनकी वर्डिंग पढ़ा देता हूं कि किसी ने इल्जामात लगाए, सबूत पेश किसी ने भी नहीं किए। देखिए इल्जामात लगाना बहुत आसान है। एक मौका ऐसा आया था कि आईने पाकिस्तान के बाद आपके पास एक दस्तावेज थी जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने दस्तखत किए। और मुझे याद पड़ता है मेरी चौधरी शुजात साहब से उस दौर में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि किसी चीज़ से हम इनकारी नहीं, हमारी भी तईद व हमायत। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इन्होंने एक एहतसाब कमीशन तजवीज़ किया था। देखिए दुनिया के अंदर जहाँ पर पार्लियामेंट और जमहूरी सिस्टम है ना, वहाँ पर सियासतदानों के एहतसाब के लिए या कमेटी होती है या कमीशन होता है। क्या हुआ, वो एहतसाब कमीशन क्यों नहीं? 32 मजालिस कायमा की मीटिंग्स हुई, और मुझे याद पड़ता है अनोशे रहमान साहबा उसको ब्रीफिंग दिया करती थी, और 32 मजालिस कायमा की मीटिंग के बाद एहतसाब कमीशन नहीं बन सका। देखिए आप जिस संजीदगी से सवालात कर रहे हैं और हम जिस गम गुस्से से इसका जवाब दे रहे हैं, अभी इस मसले का हल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी हो रही है। और मैं आपको बताऊं, आपने भी हवाला दिया था जमात इस्लामी का, देखिए वो क्यों ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एहतसाब के लिए सिस्टम होना चाहिए। आपके पास सिस्टम नहीं है। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने जब ये बात की कि जी मैं अपने आप को पेश करता हूँ, जनाब शहबाज शरीफ साहब आप पे तो अभी कोई एलिगेशन नहीं लगा, तो आपने अपनी सफाइयाँ देनी शुरू कर दी हैं। आप पंजाब गवर्नमेंट के जिम्मेदार हैं, पंजाब के थाने आज भी बिकते हैं, पंजाब के किसी दफ्तर में बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। आप अपनी सफाई ना दें, आप गवर्नमेंट के आप कप्तान हैं, तो आप अपने सिस्टम के बारे में बताएं या पंजाब गवर्नमेंट के बारे में बताएं। फेडरल गवर्नमेंट कम से कम कोई ऐसा कमीशन बना दे। पंजाब की हद तक देखिए शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर बहरहाल विल मौजूद है, वो काम करते हैं, दौड़ दो भी करते हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि शहबाज पंजाब के अंदर टारगेट किसी ने नहीं किया। एंटी करप्शन का जो अदारा था वो बिल्कुल एंटी करप्शन बन गया है। साहब आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि एंटी करप्शन के अदारे में किन अफसरान को भेजा जाता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका जिस दिन सिस्टम दुरुस्त हुआ तो उस दिन पता चल जाएगा। और बात है कि ये कोई एक पार्टी का मसला नहीं है, 68 साल हो गए हैं कि तमाम अदारे बनाने के बावजूद क्या ये बड़ी हकीकत नहीं है कि करप्शन बड़ी है, लूटमार बड़ी है, बदनवानियां बड़ी हैं, बेज़ाब्तियां बड़ी हैं, और अलमिया क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का। लेकिन एक जमाने में मुझे ये बात कह लेने दें कि एक जमाने में जो सियासी कारकुन होता था उसे पार्टी ऑनर देती थी
कि इस तरह के कारकुन जो लड़ते थे, आज क्या पॉलिटिकल पार्टीज में सियासी कारकुनों की कोई बुकत है? वो कल्चर ही खत्म मैं हो। तहरीक इंसाफ की मिसाल देता हूं, मैंने वो जलसा कवर किया था मीनारे पाकिस्तान पे, वो जो एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना, चार्ज क्राउड, वो मेरी सहाफती लाइफ में सिर्फ एक था मीनारे पाकिस्तान पे, जो इमरान खान का जलसा था। ऐसे ही। और जिस सिस्टम के खिलाफ रद्द अमल में आपको पता है कि घरों से खवातीन अपने बच्चों को साथ लेके चली गई, वहां पर सरकारी अफसरान मौजूद थे, कई किलोमीटर पैदल चल क्यों गए? लोग तब्दीली चाहते थे। और फिर क्या हुआ, मैं आपको ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूं कि 4 दिन बाद इमरान खान साहब हमारे ऑफिस में दुनिया चैनल पे तशरीफ लाए और उन्होंने एक शख्स का नाम लिया कि मैंने आपसे मशवरा लेना है। तो मैंने कहा जी ये तो आपकी नफी हो जाएगी अगर इस शख्स को आपने शामिल कर लिया। और फिर मैंने अपने बॉस को कहा कि इन्हें कोई मशवरा ना दें, इसलिए कि मशवरा जब कोई बंदा मांगता है तो वो फैसला कर चुका होता है। मैं समझता हूं कि इस हवाले से एक उम्मीद की किरण थी, वो भी बुझ चुकी है। आपने दुरुस्त कहा, उनकी पार्टी के अंदर जो आप जिस रिपोर्ट का आपको सारा इल्म है कि तस्नीम नौरानी साहब ने, और फिर आप एक शख्स का नाम भूल गए उस पार्टी में, जस्टिस वजीहुद्दीन की रिपोर्ट, उसने जिन 4 शख्स को, मैं आपको रिकॉर्ड के बाद बता रहा हूं, जिन 4 शख्स का नाम लिया है, मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप भी इन 4 शख्सों को जिम्मेदार समझते हैं, तो मैंने जवाब में कहा था कि तहरीक इंसाफ की गाड़ी इन 4 पहियों पे चल रही है। जब पॉलिटिकल पार्टीज की सोच अप्रोच ये हो जाए फिर एहतसाब नहीं होता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं आखिरी बात कि नविश्ता दीवार है, मौसर एहतसाब पॉलिटिकल पार्टीज ने ना किया तो कोई और करेगा। नाज़रीन, सलमान गनी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर पॉलिटिकल लोगों ने अपना एहतसाब खुद ना किया और कोई एहतसाब का ऐसा अदारा ना बनाया जो क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करे, तो फिर कोई और एहतसाब करेगा। वो कौन करेगा और कैसा एहतसाब होगा, और वो एहतसाब शायद हमें सबको डाइजेस्ट ना हो। इस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लसानियत का इलाज भी हम एक दूसरी लसानी तंजीम बनाकर करते हैं, यानी एक ग्रुप को ख़त्म करने के लिए एक दूसरा उसी अंदाज में ग्रुप बनाते हैं। बसरा साहब, ये कराची में बहुत सारे तजर्बात हुए। एक डिज़ाइन हमने देखा कि नबील गबोल साहब से इस्तीफ़ा दिलवाया गया और 246 को फतह करने की कोशिश की गई कि एक मैसेज दिया जाए, 90 के अंदर MQM को हराया जाए, लेकिन वो डिज़ाइन वहाँ पे नाकाम हो गया। 95,000 वोट लेके MQM जीत गई। क्या मौजूदा एक्सरसाइज कोई नतीजा निकालेगी? MQM एक हकीकत है, उनकी एक फॉलोइंग है, ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में। अगर आप हैदराबाद को ले लें, आप कराची को ले लें, मीरपुर में ले लें, वहाँ पे उनको लोग चाहने वाले हैं, पार्टी से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन जिसका नाम है, वो एक माफिया था, वो माफिया है। उसने बंदूक और गोली के जरिए कराची के अवाम को भी और अपनी पार्टी को भी हाईजैक किया। साहब, जो जिमनी इलेक्शन 246 में हुआ, मेरी गुजारिश सुन लें। रेंजर थी, मीडिया के कैमरे थे, सुन लें। आपने एक एक वोटर पे बल्दिया के इलेक्शन भी हुए हैं, उसमें उन्होंने जीता है। अच्छा, एक एक वोटर पे आपने कैमरा लगा के आपने सारी कास्टिंग करवाई, इसके बावजूद MQM जीत गई। मैं और अर्ज करना चाहता हूं, तो मैं बात सिर्फ ये माफिया या वाकई उनको वोट मिले? मैं आपको पहले कह रहा हूं कि वो उनकी वर्थ मौजूद है, उनकी पार्टी के लोग चाहने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं वो MQM से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने जो उनका किरदार रहा थ्रू आउट, और ख़ास तौर पर उनको पाला पोसा जवान किया पाकिस्तान के एजेंसीज ने, और ख़ास तौर पे 2 लोगों का नाम लूंगा, ज़ियाउल हक का और परवेज़ मुशर्रफ का। उन लोगों ने कराची से दुश्मनी की, पाकिस्तान से दुश्मनी की, दोनों ने अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए। आज जनरल राहील शरीफ साहब उन दोनों का कफारा अदा कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि सियासी हुकूमत उनको ख़त्म कर सकती थी? जो कुछ वो एक ऐसा डॉन था अल्ताफ हुसैन, एक कॉल देता था पूरा कराची बंद हो जाता। तो आपके ख्याल में उसका असर खत्म हो गया? बहुत हद तक। फ्रॉम लास्ट मुस्तफा कमाल सर, जब से ऑपरेशन शुरू है, मुस्तफा कमाल अल्ताफ हुसैन का मतबादल साबित हो गया। मुस्तफा कमाल को मैं बिल्कुल या मैं नहीं समझता कि वो आके फौरी तौर पे कंट्रोल कर लेगा। माजी में आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं हुई? सबसे ज्यादा 9 सितारे हमारे खिलाफ बने, पैट्रियट हमारे खिलाफ बनी, IJ हमारे खिलाफ बनी। क्या पीपल्स पार्टी टूट गई? जो पैराशूट के जरिए आते हैं वो कामयाब नहीं होते। लेकिन अब मैं आपको बात जो कहना चाहता हूं कि अल्ताफ हुसैन ने अल्ताफ हुसैन ने जो हाईजैक किया हुआ था, 3 साल में मीडिया आजाद हुआ, ऑपरेशन हुआ, जब से वो एक्सपोज हुआ। हाईजैक कैसे किया हुआ था? वो ग्रास रूट लेवल से, जीरो से स्टार्ट करके कारकुनान को नहीं पता था, कराची के अवाम को नहीं पता था कि असल अल्ताफ हुसैन का चेहरा क्या है। इशरतुल इबाद उसको पैट्रोनाइज कर रहे हैं। अच्छा,
डॉक्टर हैदराबाद रिजवी हैं, फैसल सब्जवारी हैं, रजा हारून हैं, बहुत सारे लोग आने वाले पीपल्स पार्टी की सियासत पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पीपल्स पार्टी को मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की सियासत को इससे कोई फर्क पड़ेगा। कराची में स्पेस कम होगी, ज्यादा होगी। पाकिस्तान और कराची की सियासत में जरूर फर्क पड़ेगा। कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, जिसको आए दिन यह सुनना पड़ता था। ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का नाम लिया तो मैं आपके नाजरीन के लिए, ताकि हिस्ट्री सामने आनी चाहिए कि जनरल मुशर्रफ का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी मुसल्लत हुई है उनके दौर में हुई, एक टेलीफोन कॉल पे। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब आप जनरल मुशर्रफ को टारगेट कर रहे हैं तो फिर लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि NRO किसके दौर में हुआ, किसके साथ हुआ, उसमें दो तीन चीज़ें बेनिफिशियरी कौन है। 7,500 लोग थे उसमें। एक प्लस पॉइंट सियासतदानों के हक में ये कि उसमें सिर्फ 24 सियासतदान थे, उसमें सिर्फ 24 सियासतदान थे, सब लोगों को माफ़ किया। पाकिस्तान अब किसी NRO 2 का मुतम्मल नहीं होगा। और फिर हमारा फिर सियासी अलमिया ये है कि एक तरफ हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रहे थे और दूसरी तरफ हम जनरल मुशर्रफ से डील कर रहे थे। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों की सियासी जड़ें मजबूत थी। बड़ी बात की है, मुझे बताइए, जब NRO हुआ, जो शक्लें देखकर, पार्टियां देकर इंसाफ देता था। सलमान साहब ने 1,000 तादाद कम बताइए, 8,500 तादाद थी जो बेनिफिशियरी थे। 8,500 में मुझे सवाल ये है सर, मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कितने केसेस है जो ट्रायल हुए? मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात पूरी सुन ले। सारे उसी तरह ठप पड़े हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिए। मुझे आपके ख्याल में बाकी केसेस नहीं खुले? MQM या ब्यूरोक्रेसी या बाकी जो लोग हैं, किसी के नाम याद है किसी को? उस वक्त भी टारगेट किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सवाल ये है बस, मेरा जुर्म तो ये है कि वो तो आपका मोशन था कि आपके लिए उसने सब कुछ पार्टी ने कब ये बात और आपने भी एहसान किया कि रेड कारपेट इस्तेमाल कर। पीपल्स पार्टी ने कब बात की? पीपल्स पार्टी ने कब बात की? प्राइम मिनिस्टर ने कब बात की? गिलानी साहब ने कब चीफ जस्टिस को बुलाकर कहा कि हुजूर ये 8,500 केस खुले हैं तो सब हम भी कहते वो हमारे केस वैसे खोलने की ख्वाहिश मानते, खोल दिए ना। आपने बात ही नहीं की सर, खोल दिए ना उन्होंने। MQM क्यों नहीं खोले? बाकी सारे ब्यूरोक्रेसी को नहीं खोले, पीपल्स पार्टी के केस खुले NRO के अंदर। ये हकीकत है और ये रिकॉर्ड है। शहजाद शेख साहब, क्या कराची के अंदर जिस तरह जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद था और उसके बावजूद ज़िमनी इलेक्शन बुरी तरह आप लोग हार गए, क्या ये नए अरेंजमेंट के तहत वाकई MQM को आउट करके को PTI के वहाँ पहुँच जम जाएंगे? देखिए जी, हमने जो इलेक्शन लड़ा था उसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे धांधली हुई थी। वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमज़ोर थी और ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और हम उस पर वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे। जहाँ तक बसरा साहब ने कहा कि वो देखें, टाइम लगता है जमातों को। वहाँ पे 30 साल से बंदूक की सियासत है। या तो आप हमें भी कहें कि हम बंदूकें उठा रहे हैं, आपको भी हो ही गया। देखें, बंदूकें तो हम उठा नहीं सकते, तो अब लोगों का जहन ही चेंज होगा। लोगों का जहन चेंज हो रहा है, तभी हमें 8.5 लाख वोट मिले। और ये भी है कि खौफ जो है लोगों का कम हो रहा है। इस ऑपरेशन के बाद काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी कराची के हालात में। पीपल्स पार्टी भी बंदूक से वोट लेती है। देखें, पीपल्स पार्टी तो ऑलमोस्ट वहाँ से कराची और हैदराबाद से वाइट वॉश हो चुकी हुई है, वो अंदरूनी सिंध तक महदूद हो गई है। तो ये तो सबको पता है, इसमें मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जो हकीकत है वहाँ की हकीकत यही है कि तहरीक इंसाफ ही वो ये बात सुनी नहीं जो कि कराची की सियासत में उभरता सितारा है। और इंशाल्लाह हम जल्द वक्त आएगा 2018 में कौन हम आपको जीत के दिखाएंगे वहाँ से। कौन उभरता सितारा? तहरीक इंसाफ कराची से। जी, अच्छा, कराची से भी जीतेंगे, अंदरूनी सिंध से भी, पाकिस्तान से जीतेंगे। वैसे एक बात तो देखें, कराची और हैदराबाद में एक हकीकत है, मैं पहले भी मानी थी मैंने बात कि MQM वहाँ पे वाज़े मेजॉरिटी ली। लेकिन अगर किसी ने सीटें ली वहाँ से, तहरीक इंसाफ ने कराची से ली, लेकिन हैदराबाद से हमने भी ली। हम लियारी से हम लोग जीते। हाँ, वहाँ पे मेजॉरिटी मैं आज भी मानता हूँ उर्दू स्पीकिंग वालों की MQM से ज़्यादा अटैचमेंट है और वो वोट नहीं को देते हैं। अच्छा, लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा गढ़ है, और इसी तरह ज़ाहिर बलोच का इशू भी है और भी पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। आपके ख्याल में जब ये केस ट्रायल होंगे तो पीपल्स पार्टी की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, पीपल्स पार्टी की सियासत जो है, जो पीपल्स पार्टी के फॉलोअर हैं वो उनको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे। ये करप्शन के चार्जेस जो हमेशा से ही लगते आ रहे हैं और ये एक नज़रिए की जंग है। तहरीक इंसाफ के साथ जो यूथ है या पढ़े लिखे लोग हैं वो दोनों जमातों को गंदा समझते हैं। वो समझते हैं कि इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने 67 ईयर में उनके मसाइल हल नहीं किए, तो इसलिए लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में इमरान खान, जिस तरह सलमान गनी साहब ने कहा कि मीनार पाकिस्तान का जो जलसा था वो एक तब्दीली के नाम पे इतने लोग इकट्ठे हुए और वो लोग जो सियासी सिस्टम का हिस्सा नहीं थे वो भी घरों से निकले और उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक उम्मीद की खातर, एक चेंज की खातर, आज वो लोग आपके साथ हैं?
या वापस घरों में चले गए? देखें जी, जब 2018 के इंतखाबात आएंगे तो आपके सामने वो लोग फिर बाहर आके उसी तरह, बल्कि उसके बड़ी तादाद में आगे दोबारा आ जाएंगे, उससे ज्यादा बड़ी तादाद में आएंगे, क्योंकि इन 5 सालों में जो इस हुकूमत में से भी तहरीक इंसाफ ने 8 लाख वोट ही लिया 2013 के इलेक्शन में, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में रिजल्ट्स क्या है? बल्दियात का आप बिल्कुल भी जनरल इलेक्शन के साथ नहीं कर सकते। संजीदगी से आपने ये प्रोग्राम किया है, इसका कोई निचोड़ जरूर निकलना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने वाकईतन सियासत और जमहूरियत चलानी है तो फिर पोलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्ट, कातल, लैंड माफिया, बता माफिया, देखिए ये बात आर्मी चीफ ने कराची के हवाले से कही थी। मैं समझता हूं कि आपकी लीडरशिप को दिफाई महाज पे नहीं आना पड़ेगा, आपको चीखना चलाना नहीं पड़ेगा कि जनाब मेरे से हिसाब शुरू करें। और मैं ये वाला भी दे दूं कि बस्टा साहब की उस वक्त पार्टी में नहीं थे जो आज इनके पंजाब प्रेसिडेंट है। आपको याद होगा कि नवाए वक्त में उनका इश्तिहार छपता था कि एहतसाब मेरे से शुरू कर लिया जाए, और फिर एहतसाब उन्हीं से शुरू हुआ था। मैं इसलिए कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को आवाम के सामने पेश करें और पूछें कि हमारे अंदर कौन कौन से करप्ट लोग हैं। जहां तक आपने इमरान खान की बात की है, काश इमरान खान उन्हीं नौजवानों पे इन्हिसार करता जो मीनारे पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ जानी थी। जिन लोगों के रद्द-ए-अमल में वहां पर लोग जमा हुए थे, ये सारे लोग एक एक दो करके सारे उस पार्टी का हिस्सा बने। भाई मैं इंडोर्स करता हूं इस बात को, हमें इस प्रोग्राम में हल देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तहरीक इंसाफ खान साहब सबसे ज्यादा इस बात की चैंपियन थे, और मैं समझता हूँ ये हल है कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए। पार्लियामेंट में तीनों चारों जमातें पड़ी हैं, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे वहां मौजूद है। एक आज़ाद एहतसाब कमीशन बनना चाहिए जिसके ऊपर तमाम जमातों का इत्मीनान हो, और फिर उनको फ्री हैंड दिया जाना चाहिए कि जिसने इस मुल्क को लूटा है उसको डी चौक में उल्टा लटका दें। लेकिन ये उस कमीशन को हेड कौन करे? देखें कंसेंसस के साथ, मैं पहले कह रहा हूं कि अदलिया के लोग हों सर। देखें उसमें अदलिया में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह ले लें, अच्छे सियासतदान भी मौजूद है, वो डोमिनेट नहीं करते, मौजूद है। मैं कहता हूं कि जिस पे भी इत्तेफाक हो, आप पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातें इसके ऊपर ओपन डिबेट करें, एक आदमी का नाम फाइनल करें और उसको मुकम्मल इख्तियार दे दें कि उसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन एक बात इन्होंने की दोनों पार्टी में करप्ट के उसके वाले देखिए, खान साहब के पास बनी गाला में एक ड्राई क्लीनर प्लांट लगा हुआ है, जो वहां पे जाता है उसमें से निकलता है वापस पाक पवित्र हो जाता है। मेरे भाई हैं, अब मुझे बताइए जितनी पार्टियों का कचरा था पीपल्स पार्टी और नून लीग का, इन्होंने उठाया, और आज मेरे ये जैसे भाई जो नजरियाती भाई उनको ड्राई क्लीन कर रहे हैं। और आप बता दें उनकी फ्रंट सीट के कौन है? शाह मोहम्मद कुरैशी किस पार्टी का है? जहांगीर तरीन किस पार्टी का है? चौधरी सरवर किस पार्टी का है? अब्दुल अलीम खान किस पार्टी का है? यानी कि तमाम लोगों ने वहां पे जैसे नजरियाती लोगों को। आप भी इत्तेफाक करते हैं कि इंडिपेंडेंट और बाख्तियार कमीशन? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक इंडिपेंडेंट एहतसाब का इदारा होना चाहिए। जो कमरुज़्ज़मान साहब हैं वो इनकी जमात ने और नून लीग ने मुकमुका करके बनाया था, फ्रेंडली किस्म का बंदा, अभी उससे ही तंग है दोनों जमातें, तो फिर अगर न्यूट्रल बंदा आ गया। शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच। जनाब बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का मुकालमा आपने देखा सुना। मुकालमा सोसाइटी का खूबसूरत हुसन हुआ करता है, और डायलाग एक ऐसा ज़रिया है जिसके नतीजे में फ़ैसले होते हैं, और सिविल सोसाइटी, मुआशरा और कौम एक बेहतर हल तलाश करती है। आज मेरे तीनों मेहमानों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पूरे मुल्क के अंदर अगर अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना है और बिला इम्तियाज़ एहतसाब होना है, सिलेक्टिव एहतसाब नहीं होना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और तमाम पार्टीज़ मिलकर एक ऐसा इंडिपेंडेंट एहतसाब कमीशन तश्कील दें जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ ना रखता हो, जो किसी तरफ झुकाव ना रखता हो, वो एक दयानतदारी के साथ बिला इम्तियाज़, बिला खौफ व ख़तर वो एहतसाब करें। सलमान गनी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लीडरशिप पे अवाम का एतमाद। तो एक चीनी दानश्वर कन्फ्यूशियस ने कहा था, उनको सी किंग ने बुलवा कर कहा कि आप बताएं कि कौन सी 3 चीज़ें हैं कि जिसके बगैर अमूरे ममलकत नहीं चल सकते। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जी कि रोटी, फ़ौज और अवाम का एतमाद। तो बादशाह ने कहा कि इन तीनों चीज़ों में बेहालत मजबूरी अगर स्टेट एक चीज़ ना दे सके, तो उन्होंने कहा कि रोटी के बगैर गुजारा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि बेहालत मजबूरी स्टेट अगर 2 चीज़ें ना दे सके, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज के बगैर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर अवाम का इत्मीनान ना हो तो रियासतें नहीं चला करती। अपने मेज़बान जुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।